हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपना चैप्टर नंबर 3 करेंगे 1870 1857 का विद्रोह। अब इसमें हम देखेंगे कि 1857 जो था, ये जो विद्रोह था ये क्या था, इसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, किन लोग कौन से ऐसे लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे। तो इस चैप्टर में हम ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग देखेंगे। इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन टू ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इसका जो मेन काम था 1857 का जो विद्रोह था, इसमें जो मेन मोटिव था, ये मेन मोटिव यही था ब्रिटिशों के खिलाफ जो भी उनकी बुराइयां उसके खिलाफ वो करना। सेकंड है, इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन अंत इसमें आम जनता भी भागीदारी हो गई। अब इसमें जो आम जनता है वो भी एक अपना मेन जो रोल है वो प्ले करती है। इसमें जो आम लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें तो इस विद्रोह के बहुत सारे नेम हैं। इस विद्रोह को 1857 का विद्रोह जो है, इसको 1857 का विद्रोह छोड़ के इसको अलग कई नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिपाही विरोध, मतलब इस ठीक है। उसके बाद भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मतलब 1857 विद्रोह को छोड़ के इसके अदर भी बहुत सारे नेम हैं जिससे इसको जाना जाता है। ये आप इसके देख सकते हो। सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, भारतीय विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, महान विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, और 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, ये सारे इसके अदर नेम हैं जिससे इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण। ऐसे कौन से राजनीतिक कारण थे? तो सबसे पहले है विस्तार की ब्रिटिश नीति। विद्रोह के राजनीतिक कारण में हड़प नीति और प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से विस्तार की ब्रिटिश नीति भी शामिल थी। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुख में, अगर हम बात करें तो इस विद्रोह में सबसे ज्यादा जो मान्यता दी जाती थी वो ब्रिटिशों को दी जाती थी, और जो भारतीय लोग थे उनको लो समझा जाता था, बहुत सारा डिफरेंस किया जाता था। चाहे वो आप काम के बेसिस पे ले लो, चाहे आप किसी भी बेस पे ले लो, अगर किसी को हाई पोजीशन दी जाती थी तो वो भी ब्रिटिश को दी जाती थी। ठीक है, जो हमारी आम जनता थी, हमारे जो भारतीय लोग थे, उनको अपने से नीचे समझा जाता था, जिससे अन्य शासकीय परिवारों के मन में उत्पन्न हो गया। अब जो लोग इनमें शामिल थे, जो इनका प्रयास कर रहे थे, अब उनके मन में भय, डर पैदा कर दिया। एक डर पैदा किया गया जिससे वो ये अब जो शामिल भी होना चाहते थे, भाग्य भी लेना चाहते थे, अब उनके मन में भी डर था। ठीक है, जो लोग तो शामिल थे उनके साथ ऐसा किया गया कि उनके मन में एक भय पैदा हो गया, उनके मन में एक डर पैदा हो गया। अब जो लोग कोशिश भी करना चाहते थे उनके मन में भी एक डर था कि अगर हम इसमें भागीदारी लेंगे तो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो यहाँ पे एक लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक नीति चलाई थी कि जिन लोगों की अपनी संतान नहीं होगी वो अडॉप्टेड चाइल्ड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जो जमीन होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। ठीक है, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड को उनका चाइल्ड नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से जो झांसी की रानी थी, उनका भी अपना कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने भी अपना चाइल्ड अडॉप्ट किया था, जिस कारण उनकी भी जो झांसी थी वो ब्रिटिश अपने में उसको शामिल करना चाहते थे। बट जो झांसी की रानी थी वो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, तो जिसके कारण उन्होंने भी इस विद्रोह में हिस्सा लिया था, भागीदारी ली थी। जैसे आप देख सकते हो कि सतारा हो गया, नागपुर हो गया और झांसी जो हो गया, ये सारी चीजों को अपने में शामिल किया गया था। ब्रिटिशों ने इस सारी चीजों को, इन सारे नगरों को अपने में शामिल किया था। उसके अलावा जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, इनको भी अपने में मिला लिया था।
आगे है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने अवध पर कब्जा करने से हजारों रईस, अधिकार, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। अब उन्होंने क्या किया, जब उनको अपने में शामिल कर लिया गया तो बहुत सारे जो सैनिक थे वो क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। इस कदम ने अवध को, जो एक वफादार राज्य था, अगर हम बात करें जो अवध था वो एक वफादार राज्य था, उसको भी अपनी साथ उसको भी अपने में शामिल करके उसको उसमें भी एक साजिश कर दी गई। अब हम देखेंगे सोशल और रिलीजियस, धर्म से संबंधित अब कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण ये भी विद्रोह में शामिल हो गया। सबसे पहले है, भारत में तेजी से फैलती पश्चिम सभ्यता पूरे देश के लिए एक चिंता का चिंताजनक बन गई थी। अब ये जो ब्रिटिशर थे ये क्या करते थे, ये हमारे जो हिंदू लोग थे इनको क्रिश्चियन कम्युनिटी में चेंज करना चाहते थे, और जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में चेंज हो गए थे उनको वो प्रेफरेंस देते थे, और जो लोग उस क्रिश्चियन कम्युनिटी में चेंज नहीं हुए थे उनको वो नीचे मानते थे। तो उनका मेन मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या हो, चेंज हो, अपने धर्म को कन्वर्ट करें। 1850 में एक अधिनियम ने उत्तराधिकारी के हिंदू कानून को बदल दिया। अब उन्होंने क्या किया, 1850 में क्या हुआ, एक उत्तराधिकारी था जिसने हिंदू कानून को पूरी तरह से क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, बदल दिया था, जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू को अपनी पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती थी। मतलब जो हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट होंगे उनको ब्रिटिश के जो लोग थे वो क्या करते थे, प्रेफरेंस देते थे। The people were convinced that the government was planning to convert Indians to Christianity. लोगों को यकीन हो गया था कि सरकार भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भारतीय जो सरकार थी अब वो क्या कर रही थी, लोगों को किस में कन्वर्ट होने के लिए कह रही थी, ईसाई धर्म। अगर हम देखा जाए तो ये जो आपकी सती प्रथा थी, कन्या भ्रूण हत्या थी, और ऐसी चीजें थी जिन पे रोक टोक लगाई गई थी, पूर्ण विवाह थे, तो इसमें जो हिंदू लोग थे वो भी इसमें वो थे, उनके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें वो थी, और बेशक ये चीजें अच्छे के कारण ही बंद की गई थी, पर ये सारी जो चीजें थी वो हिंदू लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि ये उनके रीति रिवाज थे। तो उनको जो चेंज किया गया वो इनके क्या थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। शिक्षा के पश्चिमी तरीकों को लागू करना हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी रूढ़ितावादी को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा था। अब देखो इकोनॉमिक कॉजेस देखेंगे, आर्थिक कारण। अब ऐसे क्या आर्थिक कारण थे कि ये भी जो थे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो जितने भी जमींदार थे वो सारे के सारे किसके साथ थे, वो सारे के साथ ब्रिटिश के साथ थे। तो वो क्या करते थे, जितने भी किसान थे उनसे ज्यादा से ज्यादा ऋण लेते थे, टैक्सेस लेते थे। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा शोषण हो रहा था वो किसका हो रहा था, वो किसानों का हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जमींदार किसके साथ थे, ब्रिटिशों के साथ, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रहे थे, इससे उनका ही बेनिफिट था। In rural area, peasants and zamindar were infuriated by the heavy taxes on land and the stringent method of revenue collection followed by the company. ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान थे और जमींदार थे भूमि पर लगाए गए भारी करों को और कंपनी द्वारा राजस्व वसूली के कठोर तरीके से नाराज थे, क्योंकि जो किसान थे वो इतना सारा जो कर थे वो नहीं दे पाते थे, नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण वो क्या थे, नाराज थे। और इनसे जो कर लेते थे वो कौन लेते थे, जमींदार। इनमें से कई लोग भारी राजस्व मांगों को पूरा करने और साहूकारों को दिए गए ऋण चुकाने में अब असमर्थ थे। अब कुछ किसान ऐसे थे जो पूरी तरह से अपना जो ऋण है, जो कर्जा है, वो नहीं उनको दे पाते थे, और अंत में वे अपनी जमीनें भी खो बैठते थे, जिससे कारण उनकी जो जमीनें थी वो भी उनसे छीन ली जाती थी, और जिन पर वो कब्जा कर लेते थे। कौन कब्जा कर लेते थे, जमींदार। जमींदार क्या करते थे, उनसे टैक्स लेते थे भारी मात्रा में, और अगर किसी किसान से वो भारी मात्रा में जो टैक्स था वो नहीं चुकाया जाता था तो वो उनकी जमीन जो थी उनको भी हड़प लेते थे। तो सबसे ज्यादा जो इसमें शोषण हो रहा था वो किसका हो रहा था, किसानों का, जिसके कारण वो बहुत ही नाराज थे, जिसके कारण वो 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़
बढ़ चढ़कर उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेशन की थी, हिस्सा लिया था। आगे है, बड़ी संख्या में सिपाही किसान वर्ग से थे। अगर हम बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे जो थे वो किसान थे और उनके गांव में पारिवारिक संबंध थे, इसीलिए किसानों की शिकायतों का असर सब पे पड़ता था। इंग्लैंड में उद्योगी, अब यहाँ पे क्या होता था कि इंडिया में जितने भी लोग थे वो अपने हाथों से काम करते थे, और जबकि फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा दी। अब इंडस्ट्रीज लगाने के बाद अब जो चीजें थी वो इंडस्ट्रीज में बनना शुरू हो गई, जो कि सस्ते दाम पे बिकनी शुरू हो गई, और जैसे ही सस्ते दाम पे वो बिकनी शुरू हो गई, लोग अब प्रेफरेंस किसको देंगे, जो चीजें सस्ती होंगी, जिसकी वजह से जो हाथ की जो दस्तकारी थी वो मारी गई थी। अब जो हिंदुस्तान के जो लोग थे जो अपना काम खुद करते थे, हाथों से चीजें बनाते थे, अब उनकी चीजें जो बिकनी थी वो कम हो गई, जिसके कारण उनको बहुत सारा क्या हुआ, नुकसान हुआ, और इसके कारण बहुत सारी बेरोजगारी फैली। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद, इंग्लैंड में जब ये क्रांति हुई तो भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रभाव बढ़ गया। अब यहाँ पे भी ये चीजें बढ़नी शुरू हो गई, बिकनी शुरू हो गई, जिससे उद्योग बर्बाद हो गए, जिससे अब जो उद्योग थे, हमारे जो लोग थे अपने हाथों से चीजें बनाते थे, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई। विशेषकर भारत का कपड़ा उद्योग, विशेष अगर हम बात करें तो कपड़ा, जितना भी कपड़ा था ये हाथों से बनाया जाता था। अब जो लोग थे इनकी खरीदारी क्या कर रहे थे, बिल्कुल कम कर रहे थे। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मशीन निर्मित सामानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अब जितने भी लोग थे वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे थे, जो कि मशीनों से चीजें बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें थी वो सस्ती थी, सस्ते दाम पे बेची जाती थी। आगे है मिल सैन्य कारण। अब कौन से ऐसे सैन्य कारण थे जिसके कारण इन्होंने भी इस रिवोल्ट में, इस विद्रोह में हिस्सा लिया? तो अगर हम बात करें तो 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो अपने ही लोगों को मेन हेड बनाया जाता था, और जो हमारे लोग थे इनको बिल्कुल लो रखा जाता था, और अगर हम इनकम की बात करें तो उसमें भी बहुत डिफरेंस था, बहुत भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण सिपाही लोग भी जो थे वो भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर उन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। भारत में ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या, अगर हम बात करें तो भारत में जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, उनमें जो भारतीय सिपाहियों की संख्या थी वो कितनी थी, 87%। अगर हम बात करें तो हमारे लोगों की जो वहां पे भागीदारी थी वो कितनी थी, 87 से अधिक थी, 87% से भी ज्यादा थी। फिर भी उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उनको लो जगह पे रखा जाता था, उन्हें लो वेजेस दिए जाते थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों में कमतर माना जाता था। बट फिर भी अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो ब्रिटिशों से इनको क्या माना जाता था, कम माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को समान रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन दिया जाता था, और अगर हम इनकी सैलरी की बात करें, वेतन की बात करें, तो उनमें भी बहुत डिफरेंस था, उनको वो भी क्या दिया जाता था, कम दिया जाता था। किसके मुताबिक, ब्रिटिशों के मुताबिक। आगे है, उन्हें अपने घरों से दूर क्षेत्रों में सेवा करनी पड़ती थी। They were required to serve in area for away their home. उनको अपने घर छोड़ने पड़ते थे, घरों से दूर जाके काम करना पड़ता था। उन्हें अपने घरों से दूर क्षेत्रों से सेवा करनी पड़ती थी, मतलब अपने घरों से बहुत ज्यादा दूर जाया करता था। आगे 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने जर्नल एनलिस्टमेंट एक्ट जारी किया। अब एक एक्ट जारी किया 1856 में, जिसके अनुसार सिपाहियों को समुद्र पार ब्रिटिश भूमि पर भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब जितना भी इसका पार्ट रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेशन में जरूर लिखें। थैंक यू।